नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 138 NI एक्ट केस के बारे में। दोस्तों 138 NI एक्ट का जो केस है वो चेक बाउंस के ऊपर में दर्ज किया जाता है। दोस्तों इस 138 NI एक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें तीन जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो हैं लीगली इन्फोर्सिबल लायबिलिटी और डेट। यानी कि 138 का जो केस है वो कभी भी जब फाइल किया जाएगा तो जो कंप्लेनेंट है वो ये केस तभी फाइल कर सकता है जब उसके द्वारा दिया गया अमाउंट जो है वो लीगली भी हो, इन्फोर्सिबल भी हो और डेट भी हो। यानी वो तीनों चीज़ का क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो ही दोस्तों वो 138 के पैरामीटर के अंदर आएगा। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि चेक का जो है कंप्लेनेंट मिसयूज कर लेता है। यानी कि आपने कोई चेक किसी भी काम के लिए दिया और बाद में जो है कंप्लेनेंट जो है नीयत खराब कर लेता है और वो नीयत खराब करने के बाद या तो वो खुद डाल देता है चेक बाउंस का केस या फिर वो क्या करता है कि उस चेक का मिसयूज करने के लिए अपने किसी जानकार से वो केस फाइल करवा देता है। इन दोनों ही कंडीशंस में जो आपके पास में उपचार या रेमेडी बचती है वो ये है कि आपको जो कंप्लेनेंट की स्टोरी है कि भी ये जो लोन है वो लीगली इन्फोर्सिबल डेट है, इसको ही आपको डेंट करना है। यानी कि कोर्ट के सामने आपको इसके ऊपर में जो है चोट करनी है। इसके ऊपर जो चोट है वो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो इस चीज़ के लिए है कि ये जो चेक है आपके पास में जो गया है आपने वो चीज़ प्रूफ करनी है कि आपके पास ये चेक आया कैसे। यानी कि एक्यूज ने आपको ये चेक किस लिए दिया था। अगर आप यहाँ पे ये बात प्रूव कर देते हैं कि ये जो चेक दिया था एक्यूज ने ये किसी भी लोन के बाबत यानी लोन के अगेंस्ट में नहीं था, ये सिंपली या तो सिक्योरिटी का था या फिर लोन देने के लिए एडवांस में दिया था जो कि आपने नहीं दिया, या ऐसी कोई बिजनेस डील थी जिस डील के तहत आपने ये चेक डिमांड किया और वो डील को आपने फुलफिल किया नहीं और आपने इस चेक का मिस यूज कर लिया। यानी कि सबसे पहला जो डेंट है आपको इसी ऊपर डालना है कि आपका जो ये चेक है वो किसी भी तरह से लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी और डेट के लिए नहीं है। दूसरा दोस्तों, चेक के केस में अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है कोर्ट के, तो आपको जो है एडमिसिबिलिटी नहीं करनी। यानी कि आपको अपनी किसी भी तरह की लायबिलिटी को एडमिट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक बार नोटिस चार्ज फ्रेम होने के दौरान में अपनी लायबिलिटी एडमिट कर ली तो दोस्तों वो लायबिलिटी जो है आपको फिर हमेशा हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाएगी। यानी कि एट द एंड जब फाइनल स्टेज आएगी वहां पर भी कंप्लेनेंट के द्वारा इस बात का जिक्र किया जाएगा कि आपने इनिशियली जो है अपनी लायबिलिटी एडमिट की थी। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ लायबिलिटी नहीं है तो आप किसी भी तौर पे लायबिलिटी एडमिट ना करें। अगर आपने लायबिलिटी एडमिट कर ली तो ये आपके लिए घातक हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों NI एक्ट के केस में जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दागने हैं जहाँ पे वो या तो कंफ्यूज हो जाए या फिर उसकी जो स्टोरी है उसमें कंट्राडिक्शन आ जाए। यानी जो लोन देने का टाइम है या लोन देने का जो स्थान है या लोन जिस विटनेस के सामने दिया गया था या लोन उस व्यक्ति ने किससे लेके दिया था, उस समय उसके पास में अमाउंट आया कहाँ से, क्या वो कैश का लोन है, अगर कैश का लोन है तो फिर वो कैश उस दिन उसके पास आया कैसे, किससे उसने वो कैश लिया, अगर जिस व्यक्ति का नाम लेता है क्या उस व्यक्ति को विटनेस बॉक्स में लगता है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके द्वारा आप कंप्लेनेंट के क्रॉस के दौरान में कंप्लेनेंट को कंफ्यूज करके आप कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वहां से निकलवा सकते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट का जो क्रॉस है वो 138 में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इस तरह से आपको लीगली इन्फोर्सेबल लायबिलिटी है या नहीं है इस बात को देखना है और उसके बाद में जो है कुछ जो मैंने बातें बताई उसके ऊपर में आपको ध्यान देना है। तो आप जो है अपने 138 के केस को काफ़ी हद तक अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 138 NI एक्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।